दोस्तों नमस्कार। सृजन सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है उसमें जो हमारा पहला चैप्टर या पहला टॉपिक है भारत एक परिचय, उसके अंतर्गत आज हम ये अंतिम वीडियो देखते हैं जिसमें हम पहले से पढ़ी गई, जो कि मैंने अन्य वीडियो में आपसे मेंशन किया हुआ है, भारत की जो विभाजन रेखाएं हैं उनको एक साथ यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद इसी वीडियो के दूसरे पार्ट में हम देखेंगे भारत के कुछ ऐसे क्षेत्रों की जिनकी एक अलग नाम से पहचान है अथवा जिन्हें किसी अन्य अलग राज्य के रूप में दर्जा या अन्य अलग राज्य के रूप में स्थापित करने की मांग चल रही है। तो इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इन्हीं सब चीज़ों का उल्लेख करेंगे जिससे हमारा इस मामले में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा, जहां जरूरत पड़ेगी हम मैप से आपको इंडिकेट कर देंगे। हालांकि मैंने मैप अन्य पिछली सारी वीडियोस में इन सबको लेकर बताया हुआ आपको, तो इसलिए केवल यहां पर इसका एक तरह से सभी को एक साथ हम यहां लिख देंगे जिससे कि आपकी समझ इसमें बहुत अच्छी हो। तो हम शुरू करते हैं। पहला, अंतरराष्ट्रीय विभाजन रेखाएं। तो पहले समझिए, अंतरराष्ट्रीय विभाजन रेखाओं का मतलब यह है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ किस रूप में मिलता है। तो यहां पर देखिए एक स्थलीय सीमा हो गई, मतलब कि भारत के ठीक बाद एक देश है। दूसरा आप देखिए जल संधि है, मतलब कि भारत के बाद कोई एक जल क्षेत्र है, उसके बाद कोई देश पड़ता है। और इसके बाद देखेंगे अक्षांश रेखाएं। ये भी अक्षांश रेखाएं इन्हीं में या इन्हीं में पड़ेंगी, लेकिन इनका अलग से उल्लेख कर दिया गया है क्योंकि एग्जाम में इससे भी प्रश्न पूछता है, तो इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो हम पहले शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय विभाजन रेखाओं में स्थलीय की बात। अगर स्थलीय की बात कहें तो आपको याद होगा मैंने लगभग 5-6 स्थलीय सीमा की बात की थी। मैं यहां लिख देता हूं, यदि आपको याद होगा तो मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच बात की थी रेड क्लिफ लाइन की, रेड क्लिफ रेखा की बात की थी। दूसरी जो रेखा है उसका नाम है डूरंड रेखा। यह रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच खींची गई थी 1893 में, परंतु विभाजन के पश्चात इसका अधिकतर हिस्सा भारत और अफगानिस्तान के बीच है। अब केवल कुछ ही हिस्सा भारत और अफगानिस्तान के बीच पड़ता है। जो तीसरा है वो है मैकमोहन, जिसका भी हम लोगों ने उल्लेख किया हुआ है। मैकमोहन रेखा ये 1914 में डिसाइड की गई थी। भारत और पूरे चीन के बीच में, अर्थात अरुणाचल प्रदेश भी इसमें इंक्लूड होता है और जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड होता है। दो और रेखाओं की हमने बात की थी, ये रेखाएं हमारी थी मैकडोनल्ड रेखा, मैकडोनल्ड रेखा, ये भी जम्मू कश्मीर के पास है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। इसके बाद जो एक और रेखा थी वो थी जॉनसन रेखा। जॉनसन रेखा, अब इस रेखा का कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है क्योंकि इसके स्थान पे मैकमोहन रेखा को हम लिख सकते हैं। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ें तो हमने एक बात की थी आपकी, इस रेखा का नाम है LOC और एक है LAC। इन सब का उल्लेख हमने लगभग आपसे किया है। अब इसी में एक और लाइन है 0 डिग्री रेखा या जीरो लाइन कह सकते हैं इसको, डिग्री ना लिख के जीरो रेखा कह सकते हैं। यह रेखा हमारी पड़ती है मुख्य रूप से त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, कहने का मतलब यह है, अगर यहां पर एक मैप बना दिया जाए तो यदि ये आपका त्रिपुरा है, ये मिजोरम है, और इसके बाद ये आपका त्रिपुरा है, ये मेघालय है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, और ये आपका बांग्लादेश है। तो ये जो पूरी लाइन है यही आपकी जीरो रेखा है। ये पूरी आपकी स्थलीय रेखाएं हो गई। इसको आप अच्छे से पढ़ते रहिए और ये एग्जाम में अगर पूछता है तो निश्चित रूप से आपसे गलती नहीं होनी चाहिए।
रेडक्लिफ की बात है, 1947 में इसका डिसीजन हुआ था। तो इन रेखाओं को आप ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं जल संधियों पे। जल संधियों के विषय में भी हम आपसे काफ़ी बात कर चुके हैं। इसके विषय में डिटेल अगर आपको जानना हो के, और जो भी अंडमान निकोबार वाला सेक्शन है उसमें इन चीज़ों को आप अच्छे से देख सकते हैं। तो इसमें लेकिन मैं आपको एक मेंशन कर देता हूं, एक चैनल है कोको चैनल। कोको चैनल मीन्स जल संधि एक तरह से, जो एक जल को दूसरे जल से जोड़ती है। दूसरा आपका है डंकन चैनल। तीसरा आपका है ऑस्टेन चैनल। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो एक और चैनल है, इसका नाम है सोमबेरो चैनल। इसके बाद और आप आगे बढ़ेंगे तो यहां आपका है सेंट जॉर्ज चैनल। और लास्ट में जो पड़ता है ग्रेट निकोबार चैनल। आप सभी एक बात याद रखिएगा कि जो आपका कोको चैनल है और ग्रेट निकोबार चैनल है, या जो ग्रेट चैनल आपका है, ये अंतर्राष्ट्रीय चैनल है। कहने का तात्पर्य है कि ये भारत को अलग करता है आपके म्यांमार के कोको द्वीप से, और ये अलग करता है भारत को इंडोनेशिया द्वीप समूह से। अब इसी की बात करें तो इसमें एक और चैनल है श्रीलंका और भारत के बीच में, इसका उल्लेख भी कर देते हैं। इसका नाम है राम सेतु, या और एक और है पाक जल संधि। यहां मैं उल्लेख कर दे रहा हूं, इन सब का डिस्कस मैं पहले कर चुका हूं, इसलिए यहां पर इनके विषय में डिटेल हम बात नहीं करेंगे। पिछले वीडियो में जाके आप इसको देख सकते हैं। अब आते हैं हम, ये स्थलीय सीमा हो गई, जल संधियां हो गई। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाएं। यदि हम अक्षांश रेखाओं की बात करें तो मैंने आपको कुछ अक्षांश रेखाओं के विषय में बताया है, जिसमें से एक है आपका 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। एक है 9 डिग्री चैनल, एक आपका है 10 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। ये तीनों जो हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर मान लीजिए ये सर्किल एक पृथ्वी है और इस तरह अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं, तो यहीं कहीं पर 90 अक्षांश रेखाएं हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, यहीं कहीं 8 डिग्री होगी, कहीं पर 9 डिग्री होगी, कहीं पर 10 डिग्री होगी। अगर इनकी बात करें तो ये भी आपकी अंतर्राष्ट्रीय है। ये मालदीव और भारत के बीच पड़ता है, या भारत का जो द्वीप है लक्षद्वीप, उसका एक पार्ट है मिनिकॉय द्वीप, उसके बीच पड़ता है मालदीव, और भारत को ये अलग करता है। और 9 डिग्री की बात करें तो ये मैंने बता दिया है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच पड़ता है। और 10 डिग्री की बात करें तो ये अंडमान द्वीप समूह जो है उसको अलग करता है निकोबार द्वीप समूह से। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। इन सारी चीजों को मैंने स्पष्ट लिख दिया। रेडक्लिफ लाइन क्या होती है, डूरंड लाइन क्या होती है, मैकमोहन रेखा, मैकडोनाल्ड रेखा, जॉनसन रेखा, एलओसी रेखा, एलएसी रेखा और जीरो रेखा। इसके साथ ही जल संधियों की बात करेंगे तो कोको जल संधि, डंकन चैनल, ऑस्टेन चैनल, सोमबेरो चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल, ग्रेट चैनल, राम सेतु और पाक जल संधि। और इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे अक्षांश रेखाओं के संदर्भ में तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, अंडमान निकोबार। तो इन सबको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कौन किसके बीच है, किसी की कुछ ऐतिहासिकता है कि उसका निर्माण कब हुआ है, तो इन सबको भी देख लीजिएगा। ये सारी चीजें आपके लिए काफी एग्जाम में फायदेमंद होंगी। मैं हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अपने इस वीडियो के दूसरे सेक्शन की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत हम कुछ ऐसे राज्यों की बात करेंगे जो समय समय पर वहां के लोगों द्वारा नए राज्य के रूप में बनाने के लिए डिमांड की जाती है, या फिर वो किसी अन्य नाम से वहां पर फेमस है। हम केवल उसकी लोकेशन की बात करेंगे, तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, दूसरे पार्ट में इस वीडियो के हम देखते हैं नए राज्यों की मांग एवं अन्य नाम से प्रचलित क्षेत्र। कहने का तात्पर्य है कि अभी तक हम जानते हैं कि भारत में कुल
28 राज्य हैं जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा समाप्ति के बाद। फिर भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं अथवा अलग अलग क्षेत्रों में इस नए राज्य के निर्माण की मांग होती है। तो इस मैप में हम शॉर्ट में इसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो आपने एक शब्द सुना होगा सौराष्ट्र, सौराष्ट्र क्षेत्र, इसको बोलते हैं, एक और नाम है काठियावाड़ क्षेत्र। तो ये मैप आप देख रहे हैं, ये आपका कौन सा राज्य है? गुजरात। यहां मैं लिख देता हूं, ये आपका है गुजरात। तो गुजरात में जो नए राज्य की मांग या फिर कह सकते हैं जो एक प्रमुख क्षेत्र है, इसकी बात कर दें, इस सेक्टर में ये आपका नाम है काठियावाड़, काठियावाड़, या फिर इसी को बोलते हैं सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र क्षेत्र। अब बात करते हैं राजस्थान में। तो राजस्थान में एक आपने कुछ जिलों को मिलाकर, यहां पर मैप में मैं स्पष्ट दिखा दे रहा हूं, कुछ जिलों को मिलाकर एक प्रमुख क्षेत्र हो जाता है, इसका नाम है मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र, आपने मारवाड़ी सुना होगा ना कि ये मारवाड़ी है किसी, तो इस जगह के लोगों को मारवाड़ी बोलते हैं, ये मारवाड़ क्षेत्र हो गया, और ये काठियावाड़ क्षेत्र हो गया। इसी क्रम में हम नीचे आएंगे तो अगर ये कर्नाटक का पोर्शन आप देख रहे हैं जो केरल और तमिलनाडु के निकट है, इस क्षेत्र का नाम है कुर्ग क्षेत्र, कुर्ग क्षेत्र। वैसे इसके आसपास के क्षेत्र जो है लोहे के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, वो हम बाद में बात करेंगे। अब इसी सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप ध्यान दें, ये पोर्शन, ये उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार। तो जो बिहार का ये वाला सीमा है ऊपरी नेपाल से लगने वाला, इसको एक अलग क्षेत्र के रूप में मिथिलांचल के रूप में पहचाना जाता है। तो आपका मारवाड़ क्षेत्र हो गया, काठियावाड़ या सौराष्ट्र क्षेत्र हो गया, ये दोनों एक ही क्षेत्र के नाम हैं। आपका कुर्ग क्षेत्र हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें इस खंड में, तो ये महाराष्ट्र आपका है। महाराष्ट्र का जो ये वाला पोर्शन, यहीं पर महाराष्ट्र का नागपुर क्षेत्र है, नागपुर, ये आपका मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, और ये आपका महाराष्ट्र है, और ये आपका तेलंगाना है। तो इसी सेक्टर को, ये अविकसित क्षेत्र है, यहाँ भी बहुत सूखा रहता है। इस क्षेत्र को जो एक नाम देते हैं, ये विदर्भ क्षेत्र है, विदर्भ। आपने अक्सर समाचार पत्रों में देखा होगा कि विदर्भ में किसान जो है वो कर्ज से आत्महत्या कर रहे हैं, या फिर यहाँ पर सूखे की स्थिति है, लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है, बहुत पिछड़ा क्षेत्र है। तो महाराष्ट्र के इस पिछड़े वाले इस क्षेत्र को विदर्भ क्षेत्र कहते हैं। यहाँ भी अलग राज्य की रह के मांग उठने लगती है। अब इसी सेक्शन में हम बात करें तो आपका ये पुराना वाला आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना ये कट के अलग हो गया। तो यहीं पर जो इसका निचला पोर्शन है, इसका नाम है रॉयल सीमा क्षेत्र, रॉयल सीमा क्षेत्र। एक रॉयल सीमा का पठार है जिसको हम बात करेंगे आगे पठार वाले सेक्शन में। अभी हम केवल कुछ क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद ये आप देखिए उड़ीसा है, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ संभवतः हमने छत्तीसगढ़ ये बना दे आपका छत्तीसगढ़। तो यदि उड़ीसा के इस पोर्शन की बात करें तो इस पोर्शन को उड़ीसा के बोलते हैं दक्षिणी कोसल, दक्षिणी कोसल। तो इसको कोसल, वर्तमान में हम कोसल प्रदेश भी कह सकते हैं। उस समय कोशल दो था, एक ये उत्तरी कोशल ये वाला पोर्शन था, ये दक्षिणी कोशल था। इसी दक्षिणी कोशल को कोसल प्रदेश के रूप में वर्तमान में उड़ीसा के क्षेत्र के रूप में हम समझते हैं। अब इसी सेक्शन में हम आगे बढ़े तो ये आप देख रहे हैं रेड कलर से ये मैं बनाया हुआ हूं, ठीक है। इसका मैं यहाँ अगर जूम मैप बना दूं तो ये आपका सिक्किम हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट कंट्री हो गई आपकी, ये नॉर्थ ईस्ट का मैप मैंने बना दिया। इसमें राज्य भी दिखा देते हैं जिससे कि चीज़ें काफ़ी क्लियर आपको हो जाए। तो दोस्तों हम नॉर्थ ईस्ट में बात करते हैं कि किन किन क्षेत्रों की मांग की जा रही है। अभी हमने इंडिया के मैप में बात की कि किन क्षेत्रों में
क्या डिमांड की जा रही है, उसमें हमने बात की, काठियावाड़ क्षेत्र की बात की, मारवाड़ क्षेत्र की बात की, और इसके साथ ही विदर्भ क्षेत्र, कौशल क्षेत्र, कुर्ग क्षेत्र, सबकी मैंने बात की। तो हम अब बात करते हैं इस नॉर्थ ईस्ट में क्या चीज़ें हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में अगर इस मैप को आप ध्यान से देखें तो ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये सिक्किम है, ये आपका जो है असम वाला पोर्शन है। तो पश्चिम बंगाल का जो ये वाला पोर्शन है ये वास्तव में एक पहाड़ी क्षेत्र है। ये आपने सुना होगा दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जो कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, तो यही दार्जिलिंग वाला क्षेत्र है। और ये चिकन नेक मैंने आपको बताया भी है, और इधर भूटान पड़ता है। तो यहीं पर इसी क्षेत्र में एक नए राज्य की जो डिमांड हो रही है, इसका नाम है गोरखालैंड। गोरखालैंड, वास्तव में यहां पर गोरखा जनजातियां रहती हैं, तो इन जनजातियों ने एक नए राज्य की मांग की, गोरखालैंड। इनका कहना यह है कि ये पहाड़ी क्षेत्र है और पश्चिम बंगाल का ये क्षेत्र मैदानी है। तो सरकारें इन क्षेत्रों का तो विकास की, लेकिन इन क्षेत्रों का विकास नहीं की। इसके साथ ही उनका मानना है कि अधिकतर हिस्सा मैदानी पड़ने से जो सरकार की योजनाएं बनती हैं वो मुख्य रूप से इसी क्षेत्र के लिए बनती हैं, जो कि इसके लिए फायदेमंद नहीं होती हैं। इसलिए इन्होंने अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपने पहाड़ी क्षेत्र के रूप में डेवलपमेंट के लिए एक अलग राज्य की समय समय पर मांग की है, जिसे हम गोरखालैंड की बात करते हैं। और गोरखा जनजातियां भी होती हैं जो कि एक अच्छी पर्वतारोही होती है। तो ये आपके गोरखालैंड का कॉन्सेप्ट है। अगर इसी सेक्शन में हम आगे बढ़े तो यहां आप देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये रिवर है, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, जो कि नदी वाले सेक्शन में हम बात करेंगे। ये इधर से आ रही है, खैर इसको हम बात करेंगे नदी वाले सेक्शन में। यहां हम बात कर लें कि ब्रह्मपुत्र के उत्तर दिशा में भूटान और अरुणाचल प्रदेश से लगने वाले जो क्षेत्र हैं, अगर इसको इस तरह मेंशन कर दिया जाए, ये इसकी एक अलग क्षेत्र के रूप में मांग होती है। इसका नाम है बोडोलैंड। बोडोलैंड। तो आप ध्यान दीजिएगा, गोरखालैंड और बोडोलैंड कौन सा क्या सेक्शन है। बोडोलैंड का संबंध असम क्षेत्र से है, इसके उत्तरी क्षेत्र से है। और अगर हम बात करें गोरखालैंड की तो इसका संबंध वेस्ट बंगाल क्षेत्र से है। तो इस तरह आप भारत के इन सभी क्षेत्रों की भारत के इन सभी क्षेत्रों की जो अलग अलग राज्य के रूप में डिमांड होती है, आप समझने का प्रयास करिएगा, जो कि मैंने अभी इंडिया के मैप में आपको सब बताया था और उसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट में आपको बताया था। अब हम आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का मैप बनाते हैं और देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मैप में समझने का प्रयास करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किन किन क्षेत्रों को किन अलग अलग नामों से जानते हैं, अथवा उसे कभी अलग अलग राज्य के रूप में विभाजन का जो प्रस्ताव रखा गया उसमें वो कौन कौन से क्षेत्र थे। ठीक है, अब हम यूपी की बात करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों की जिसे अलग राज्य के रूप में मांग की जा रही, या फिर जिसे अलग राज्य के रूप में दर्जा देने की कभी मुख्यमंत्री, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री द्वारा इसकी डिमांड की गई थी। तो हम बात करते हैं इसमें अलग अलग क्षेत्रों की। अब ये मैंने उत्तर प्रदेश का मैप पहले से बना लिया है और इसके विषय में हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम यूपी स्पेशल शुरू करेंगे तो उसमें हम उत्तर प्रदेश के विषय में डिटेल से जानने की शुरुआत करेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका जो पोर्शन है ये आपका पड़ता है लगभग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, देख रहे हैं। तो इसे एक नए राज्य के रूप में मांग हो रही है, हरित प्रदेश। इसे हम कह सकते हैं हरित प्रदेश। इस कड़ी में हमारी जो दूसरी है बात, वो अगर इस पोर्शन को हम ध्यान दें, ये पूरा आपका पोर्शन, इसे एक अलग राज्य के रूप में जो बात हुई थी, इसका नाम है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र। इसी कड़ी में हम आगे बढ़े तो इस पूरे क्षेत्र की बात हो रही थी, इसका कह सकते हैं पूर्वांचल क्षेत्र, पूर्वांचल क्षेत्र। और इसी तरह जो बीच वाला पोर्शन है इसको कह सकते हैं अवध क्षेत्र, अवध क्षेत्र। तो ये चार क्षेत्र हैं जिनको अलग राज्य के रूप में दर्जा देने की बात की गई थी।
और इसी में कुछ अन्य क्षेत्र का भी मैं उल्लेख कर देता हूं, जैसे कि आप देखिए पूर्वांचल क्षेत्र है, तो पूर्वांचल क्षेत्र का जो निचला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको एक अलग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इसका नाम है बघेलखंड। बघेलखंड। इसी तरह अगर इस वाले पोर्शन की बात करें हम, ये वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, ये मिर्जापुर वाला ये पूरा जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र का नाम है विंध्याचल क्षेत्र। विंध्याचल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का विंध्याचल क्षेत्र ये है। तो ये मैंने आपको ओवरऑल एक बता दिया है। जब कभी हम उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, उसमें जब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम इस चीज़ों को अध्ययन करेंगे तो उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सारी चीज़ समझ लेंगे क्या है। इसके साथ ही एक और क्षेत्र अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे क्षेत्र को, इसको यहाँ तक बढ़ा सकते हैं, इसका नाम है व्रज क्षेत्र। व्रज क्षेत्र। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश के ये कुछ अलग अलग क्षेत्र हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इसको हरित प्रदेश भी कहते हैं। अवध क्षेत्र, ये लखनऊ या उसके आसपास का पूरा क्षेत्र है। पूर्वांचल ये क्षेत्र है, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, ये सब चीज़ें हैं। और इसी में ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। इसके साथ ही मैंने बघेलखंड बता दिया क्या है, विंध्याचल क्षेत्र क्या है और ब्रज क्षेत्र क्या है। तो कहने का तात्पर्य है कि इन सारी चीज़ों को आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि कौन कौन से क्षेत्र किस रूप में पहचाने जाते हैं, कहाँ पर नए राज्यों की डिमांड हो रही है, और इसके साथ ही चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने यहाँ आपको बता दी हैं। जो उसकी कुछ विशेषता होगी वो अगले वीडियो में जब उस टॉपिक से हम गुजरेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ का उल्लेख करेंगे। तो फिलहाल इन चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट जस्ट में ले सकते हैं, पूरा क्लियर आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इंडिया के मैप पे बना के उन सबको पुट करिए और इनको पुट करिए, तो इससे आपकी समझ इन क्षेत्रों में काफ़ी विकसित होगी।